Hi guys, I am Deepa Vashisht and welcome to my official channel. As all of you know, we have started a series about organic spectroscopy and organic spectroscopy में भी अभी हमने स्टार्ट किया है प्रोटॉन NMR, तो जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इट्स बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर 1 ताकि आपको ये आगे का सीक्वेंस अच्छे से समझ आ सके. एंड आज का जो लेक्चर है वो हमारा है लास्ट पैरामीटर के बारे में. जैसे मैंने 5 पैरामीटर बताए थे तो 1 बाय 1 उससे जुड़े सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं. आज हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट के बारे में. कपलिंग कांस्टेंट जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है वो तो डिस्कस करेंगे बट उसकी हेल्प से कुछ केसेस में हम केमिकल शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें नहीं दी है तो कुछ और डाटा दिया है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम केमिकल शिफ्ट भी कैलकुलेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यूज. और वो वैल्यूज क्या है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक this video is helpful for them for their preparation or anything. So share in groups or share with your friends because sharing is caring. Okay, so let's start the video now. हाँ जी, तो जैसा कि हम NMR की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके ऑलरेडी 6 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको कवर कीजिए, फिर हम यहाँ पे आगे का पॉइंट जो है वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी वो कर लिए हैं तो अभी आपको पता है कि आज जिस पैरामीटर की बात होगी वो हमारे पास है कपलिंग कांस्टेंट. पांच पैरामीटर्स की बात की थी हमने, उन पांचों पैरामीटर्स को 1 बाय 1 हम स्टडी कर रहे हैं. तो जो कपलिंग कांस्टेंट है इसको एक्चुअली जे से डिनोट किया जाता है और ये कपलिंग कांस्टेंट हमें हेल्प करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए. क्योंकि अगर अभी तक हम पॉइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्नल से पता चल गया था कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एरिया रेशो से हर सेट में कितने प्रोटॉन हैं, उसके बाद केमिकल शिफ्ट से कि उस सेट का नेचर कैसा है, sp3 sp2 कैसा है, और आफ्टर दैट अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी की तो उससे उसके नेबरिंग एनवायरनमेंट का पता चल गया था. तो एक तरह से हमें वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसका आइडिया लग चुका था. बट अगर हमें कहीं पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, सपोज कोई हमारे पास ओलेफिन है, डबल बॉन्ड है, बट वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हमें नहीं पता चल रहा तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये कपलिंग कांस्टेंट वाली वैल्यू हेल्प करती है. तो पहले समझते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या है, फिर उसके आगे जो भी इसके कंसेप्ट बाकी पैरामीटर्स के साथ या जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई NMR डाटा है तो NMR डाटा में मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई क्वार्टेट है और यहाँ पे कोई ट्रिपलेट है. ठीक है, ये 4 लाइंस बनाई है मैंने. तो ये मेरे पास क्वार्टेट, ये मेरे पास ट्रिपलेट, और ये मान लो 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने यूज़ किया है. तो मेरे पास यहाँ पे ना इन पोजिशंस, ये जो मेरे पास यहाँ पे ये स्पाइक्स हैं, जो लाइंस हैं, ठीक है, इनको आप क्या स्पाइक्स बोल सकते हो. तो ये पूरा जो है, अगर मैं पूरे को सर्कल करूं तो पूरा क्या है, सिग्नल है. ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये पूरा जो मैं क्वार्टेट एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ ये पूरा एक सिग्नल है. यहाँ पे सिमिलरली पूरा एक ट्रिपलेट ये जो है ये एक क्या है, सिग्नल है. तो यहाँ पे इस डाटा के अकॉर्डिंग 2 सिग्नल हैं. ठीक है, 2 प्रोटॉन NMR के सिग्नल हैं. एक सिग्नल जो है वो क्वार्टेट में मल्टीप्लाई हो गया है, लाइक स्प्लिट हो गया है, और जो दूसरा सिग्नल है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है. तो ये जो उस एक सिग्नल की लाइंस होती हैं इनको हम स्पाइक्स कह देते हैं. तो कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें स्पाइक्स की पोजीशन दी होती है और केमिकल शिफ्ट नहीं दी होती है. तो चलो पहले मैं उसी पॉइंट को डिस्कस कर लेती हूँ. तो मेरे पास ऐसा होगा कि जैसे जो क्वार्टेट है, मान लो क्वार्टेट की 4 लाइंस हैं, तो मेरे को 4 लाइंस के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा कि आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है
फर्स्ट की है 5.4, देन 5.5, देन 5.6, देन 5.7 ppm। ठीक है, स्पाइक्स की पोजीशन दी हुई है, प्रॉपर केमिकल शिफ्ट नहीं बताई हुई। और सिमिलरली ऐसे ही ट्रिपलेट में 3 लाइंस हैं, तो मान लो उसकी हमें दी गई है 1.7, 1.8, 1.9 ppm, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला कि हमें अगर केमिकल शिफ्ट की ही रिक्वायरमेंट होती तो केमिकल शिफ्ट तो मेरे को सिर्फ 2 वैल्यूज होती है ना, 2 सिग्नल है तो 2 वैल्यूज होती, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 4 एक जैसी हैं, लाइक 5 से स्टार्ट, और 3 एक जैसी हैं 1 से स्टार्ट, विच मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पोजिशन ऑफ स्पाइक्स। हमें केमिकल शिफ्ट नहीं दी है, हमें क्या दी है, इन स्पाइक्स की पोजीशन दी है, और केमिकल शिफ्ट हमें नहीं पता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पोजीशन ऑफ स्पाइक्स गिवन है और केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करो, तो आपको यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं टू कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट। ओके, तो नोट कीजिए इस पॉइंट को कि अगर आपके पास इफ, ये फर्स्ट पॉइंट है, इफ नंबर ऑफ स्पाइक्स इज ऑड, जैसे ट्रिपलेट, तो आपके पास ट्रिपलेट में 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 है, इस तरीके की अगर जो नंबर ऑफ स्पाइक्स हैं वो ऑड नंबर है, देन chemical shift is equal to the middle highest spike, the middle highest spike। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहीं इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करती हूँ कि आपको यहाँ पे स्ट्रिपलेट की स्पाइक की पोजीशन दी गई थी 1.7, 1.8, 1.9, और आपसे पूछा कि इसकी केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करके बताओ इन ppm। तो मैंने देखा कि ट्रिपलेट में तो जो नंबर ऑफ स्पाइक्स है वो ओड होता है, तो ओड में जो मेरी सेंटर वाली सबसे हाईएस्ट पीक होती है, पीक कह लो स्पाइक कह लो, तो स्पाइक जो हाईएस्ट होती है उसकी जो पोजीशन होगी वही हमारी केमिकल शिफ्ट आती है हमेशा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 1.8 ppm। मीन्स इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत इजी है। अगर नंबर ऑफ स्पाइक्स ऑड वाले केस को बिलोंग करता है तो आप सिर्फ देखेंगे कि उसमें जो सबसे मिडल वाली लाइन है वो कौन सी है, जो सबसे हाई होगी हमेशा। अगर 3, 5, 7 ऐसा कोई भी बंच बन रहा है तो जो उसके बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होगी उसकी हाइट हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और उसकी जो पोजीशन बताई होगी मिडल वाली की, वही उसकी केमिकल शिफ्ट होती है। तो ऑड वाला तो बहुत इजी है, बट जब हमारे पास इवन नंबर का दिया हो तब हमें क्या करना है वो हम अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ स्पाइक्स इज इवन, अगर स्पाइक्स का नंबर जो है वो इवन है, आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से दिया है, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए मैं, या जो मीन आप बोलते हैं कि मीन कैलकुलेट कर लो, उसकी बात अगर हम करें ना, तो आपके पास 4 लाइंस दी होंगी तो आप चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी आप कर सकते हो। लाइक जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.6 प्लस 5.7 डिवाइड बाय 4, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। और इससे बेटर हमारे पास क्या तरीका होता है कि जो सेंटर की 2 लाइंस हैं,
जो सेंटर की दो लाइंस है सिर्फ उनका एवरेज निकालो। मतलब आप सिर्फ 5.5 प्लस 5.6 को डिवाइड करो 2 से, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आई है। बट इससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अगर मान लो आपके पास 8 लाइंस होती तो फिर ज़्यादा लंबा चला जाता, 8 को ऐड करते है ना, फिर उस सारे नंबर को 8 से डिवाइड करते, एवरेज निकालने में प्रॉब्लम होती। बट यहाँ पे आपके पास ये चीज़ क्यों ईजी है, क्योंकि उस 8 में मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 लाइंस हैं, तो आपको सिर्फ इन जो सेंटर वाली 2 लाइंस हैं इनकी पोजीशन पे फोकस करना है, बाकियों पे नहीं करना। तो 4 में भी जो सेंटर की 2 लाइंस हैं उन पे फोकस करना है, उनकी पोजीशंस को आपको जस्ट क्या करना है, जो भी उनकी स्पाइक की पोजीशन दी है उसको ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, और ऐसा करने से जो है वो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो अपनी ये वैल्यू आ जाएगी 5.5। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 5.55 ऐसे ppm, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपको ये वाला नोट समझ आ गया होगा कि इफ़ ओनली पोजीशन ऑफ स्पाइक्स इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट बाय योरसेल्फ, और आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है, तो आप सिंपली पहले चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ स्पाइक्स हैं वो ऑड हैं या इवन है। अगर तो ऑड है तो सिर्फ उसकी जो सेंटर वाली सबसे हाईएस्ट पीक होगी उसकी वैल्यू देखना, वही उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट अगर नंबर ऑफ स्पाइक्स इवन है तो उसमें आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको जितनी दिखती हैं आप सब स्पाइक्स की वैल्यू ऐड करके भी एवरेज निकाल सकते हो, बट इट्स बेटर आप सिर्फ सेंटर की जो 2 हैं उन पे फोकस करो, उनकी वैल्यूज़ को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट फॉर दैट केस वेयर नंबर ऑफ स्पाइक्स इज इवन। तो अभी तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई, एक कंसेप्ट सिखाया जिससे क्वेश्चन भी बनता है और पूछा भी जाता है कि कपलिंग कांस्टेंट अभी हमने देखा नहीं है कि है क्या, सिर्फ पोजीशन ऑफ स्पाइक्स की बात की है बस। अभी इसके आगे ही कपलिंग कांस्टेंट अब आपको समझ आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि अगर पोजीशन ऑफ स्पाइक्स दी है तो हम केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस सिंपल मेथड और ट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट किस चीज़ की, कपलिंग कांस्टेंट की, जो हमारा टॉपिक है। जैसे अभी हमने किसी भी सिग्नल की बात करनी है सपोज, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये था, ये एक सिग्नल, जैसे ना मैंने क्वार्टेट की बात की थी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यूज़ गिवन है, मान लो इसकी वैल्यू दी है 5.5, इसकी है 5.6, इसकी है 5.7, इसकी है 5.8 ppm में। तो मेरे पास ये जो डिफरेंस है 2 लाइंस के बीच का, एक ही सिग्नल की 2 लाइंस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। विच मीन्स कि यहाँ पे अगर मुझे कपलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, इसमें कितना है, अच्छा पहले तो मुझे पता भी होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट किस फ्रीक्वेंसी का है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पाइक्स ऑफ सेम सिग्नल। इस बात में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं फोकस करके यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट करके इस बात को बोल रही हूँ कि डिस्टेंस है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिपलेट भी हो सकता है, तो आपने इसके बीच के डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट करना। जो 2 केमिकल शिफ्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको केमिकल शिफ्ट डिफरेंस बोलते हैं। कोई भी 2 केमिकल शिफ्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम केमिकल शिफ्ट डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो एक ही सिग्नल की स्पाइक्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पाइक्स ऑफ सेम सिग्नल। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं किन्हीं भी 2 लाइंस को ले सकती हूँ। तो जैसे मैंने ले लिया 5.7 माइनस 5.6, तो मेरे पास आंसर आया 0.1 ppm। बट नई चीज़ जो यहाँ पे सीखने वाली है वो ये है कि कभी भी आप कपलिंग कांस्टेंट को ppm में आंसर नहीं करेंगे। हमेशा आपको यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट जो है वो
हर्ट्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे केमिकल शिफ्ट के लिए हमने फिक्स किया है कि केमिकल शिफ्ट हमेशा पीपीएम में हमें शो करनी है, वही हमारे लिए सही है। तो उसी तरीके से जो कपलिंग कांस्टेंट है इसको एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्स में। ठीक है, तो हर्ट्स में कोई भी पीपीएम वाली वैल्यू को हर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि अगर मुझे जे को हमेशा हर्ट्स में लिखना है तो सिंपली जो भी हमें पीपीएम में वैल्यू दी है उसको माइनस करो, डिफरेंस निकालो और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की। जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट लिया गया 100, 200, 500 जितने का भी, उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 10 हर्ट्स, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे है ना 1/10 इंटू 100, अगर सिंपली मैथ्स करें तो, है ना। तो मेरे पास ये क्या बन गई, 10 हर्ट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द कपलिंग कांस्टेंट या जे वैल्यू। तो जे वैल्यू आपकी कभी भी आपने पीपीएम में नहीं बतानी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केमिकल शिफ्ट के लिए सबसे सेफ और बेस्ट यूनिट जो है वो पीपीएम यूज़ की जाती है और कपलिंग कांस्टेंट को हमेशा हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी तो आप देखोगे कि आपको वैल्यूज़ तो पीपीएम में दी होंगी क्वेश्चन में, लेकिन अगर जे वैल्यू पूछी है तो जो आंसर है वो हर्ट्स में होगा, ऑप्शन जो होंगे वो हर्ट्स में होंगे। इसीलिए तो आप नो डाउट आप इसको यूज़ करोगे अपना डिफरेंस निकालने के लिए, बट वो डिफरेंस पीपीएम में होगा। तो भूलना मत कि उसको कन्वर्ट भी करना है आपको हर्ट्स में, तभी वो कपलिंग कांस्टेंट कहलाएगा। सो बेसिकली हमारे पास ये जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक ही सिग्नल की स्पाइक्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कि कपलिंग कांस्टेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या नोटेशन तो क्या रहती है। तो इसके लिए जो हमारे पास नोटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, JN/XY। अब जे तो आपको पता है कि कपलिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एन क्या है, उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे आपके पास सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मान लो कोई मेरे पास यहाँ पे ये प्रोटॉन्स हैं CH3 के और यहाँ पे है CH2 के और ये यहाँ पे है क्लोरीन। तो ऑब्वियस सी बात है जो CH3 के प्रोटॉन्स हैं ये अलग हैं, CH2 के प्रोटॉन अलग हैं, तो दो सिग्नल आएंगे, विच मीन्स कि जो CH3 के प्रोटॉन है वो CH2 के साथ कपलिंग करेंगे, CH2 जो वो CH3 के साथ कपलिंग करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक नोटेशन के लिए जो एक जैसे हैं उनको A बोल दिया, जो दूसरे टाइप के उनको B बोल दिया। तो यहाँ पे X और Y हमारे पास होता है कि जो प्रोटॉन कपलिंग कर रहा है और जिसके साथ कपलिंग कर रहा है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। विच मीन्स कि अगर HA के प्रोटॉन HB के साथ कपलिंग करेंगे तो जब मैं इसके लिए J वैल्यू की नोटेशन लिख रही होंगी तो मैं इसके लिए लिखूंगी कि JA विद B, मतलब ए कपलिंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, बी के साथ कर रहा है। और एन हमारे पास है कि कितने बॉन्ड, और एन हमारे पास है कि कितने बॉन्ड डिस्टेंस पे कर रहा है। विच मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो H और C का 1, C और C का 2 और H और B का 3, मतलब 3 बॉन्ड डिस्टेंस में। तो इसकी जे नोटेशन जो मेरे इन प्रोटॉन्स के लिए होगी वो क्या होगी, 3JAB। सिमिलरली मुझे अगर B के लिए लिखना है कि इसकी जे नोटेशन क्या है इनके प्रोटॉन्स की, तो उसके लिए भी मैं ऐसे लिखूंगी जे। बट अब कपलिंग कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब किसके साथ कर रहा है, ए के साथ कर रहा है, तो BA लिखा जाएगा। और सेम वैसे ही काउंट करेंगे हम 1, 2 एंड 3। तो B को A तक अगर जाना है तो कितना बॉन्ड डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 3, विच मीन्स दीज आर म्यूचुअली कपलिंग, क्योंकि 3JAB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3JBA। ये हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू इसकी आएगी अगर वो आपस में म्यूचुअली कपलिंग है और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमेशा उनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है। सपोज इसकी अगर 10 हर्ट्स आई है तो इसकी भी 10 हर्ट्स ही आएगी, बाकियों की वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है, बट इनकी सेम ही आएगी।
तो ये है कुछ कपलिंग कांस्टेंट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, एंड जहाँ से थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि जैसे हमने कहा था कि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता चलता है, तो जैसे मैंने आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में एक वैल्यूज़ का वो बताई थी, रेंज बताई थी कि इस तरीके से रेंज रहती है, उस रेंज के साथ हम कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि हमारे पास ये sp3 sp2 एरोमेटिक है, किस टाइप का है। सिमिलरली कपलिंग कांस्टेंट के केस में भी ऐसा ही होता है। इसकी भी कुछ हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारे पास हैं ऐसा डाटा ऑलरेडी, जिसके साथ हम क्या करते हैं, जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे अगर हमारे पास मान लो ग्राफ है, ग्राफ में स्पाइक्स के बीच का डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, हमें पता है इंस्ट्रूमेंट कितने का है, तो हम उसकी हर्ट्स में जो भी जे वैल्यू होगी हर्ट्स में वो निकाल लेंगे। वो निकाल के फिर हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपने डाटा के साथ। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे हमें पता चल जाएगा कि वो, जैसे मान लो डबल बॉन्ड की बात है तो वो सिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है या ट्रांस को कर रहा है। जैसे नॉर्मली सिस ट्रांस में हमारे पास ऐसा होता है कि एक में 10 to 12 हर्ट्स का रहता है, दूसरे में हमारे पास 16 to 18 हर्ट्स का रहता है। तो बड़ा डिफरेंट वैल्यूज़ का रेंज है उनका, तो उस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि अगर जे वैल्यू इसके आसपास आ रही होगी तो वो सिस होगा, अगर हमारे पास जे वैल्यूज़ जो हैं वो इसके आसपास आ रही होंगी तो वो ट्रांस होगा। तो इस तरीके से हम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट करके उसको अपने फर्दर प्रैक्टिकलिटी में यूज़ कर सकते हैं। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर में अगर हम कहीं फंस गए हैं, जो हमें चाहिए नहीं पता चल रहा है, तो वो हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। और दैट्स हाउ दिस ऑल पैरामीटर्स वर्क। 1 to 1 की नंबर ऑफ सिग्नल से लेके कपलिंग कांस्टेंट तक किस तरीके से वो किसी भी ग्राफ को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, उसको डिकोड करने में हेल्प करते हैं, और हमें किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये पैरामीटर्स वाला पॉइंट अब हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है, जो भी पैरामीटर्स के बारे में था। नेक्स्ट वाले जो भी हमारे पॉइंट्स हैं एनएमआर से रिलेटेड, चाहे वो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई के हैं, चाहे फ्लोरीन फॉस्फोरस के बारे में, या जो भी अदर कंसेप्ट्स हैं वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, यहाँ तक मैं बताना चाहूँगी कि जो मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 90% चीज़ें कवर हो चुकी हैं, उनको यहीं तक क्वेश्चन आता है। कुछ एक दो चीज़ें होंगी जो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी, जो उनके लिए हेल्पफुल होंगी और जो पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं तक के कंसेप्ट से आए हैं। तो अगर आपने यहाँ तक भी बहुत अच्छे से कर लिया है प्रिपेयर, तो ये एक आपके लिए अच्छा साइन है कि आप इसके क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस विद मोर एग्जाम्पल्स एंड बाय बाय, टेक केयर।